नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अभी तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट न्यूट्रिशन का फाइनल क्लास है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हम बात कर रहे हैं आपसे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे यस सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। यस, एक तो होती है प्रकाश की अपक्रिया, एक होती है अप्रकाश की अपक्रिया। अब कैसे जानेंगे कि प्रकाश की अपक्रिया क्या होती है? तो दोनों समझिएगा कि यह दिन में होती है। किस में होती है? दिन में होती है। और यह भी क्या होती है? दिन में होती है। ठीक है ना? क्लियर है? ये इसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहेंगे यस सर, इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो ठीक है कि जो लाइट रिएक्शन है दिन में होती है, वो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो दिन में तो होती है, लेकिन उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब लाइट रिएक्शन होती क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने ये कहा कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉइल से बेटा मिट्टी ले लेते हैं, सॉइल से पानी ले लेते हैं। ठीक है ना? मिट्टी नहीं। अब सनलाइट के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। ठीक है ना? आप कहेंगे यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये एनर्जी हमारी कहाँ एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ होती है? क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हैं नहीं? तो जब क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो गई तो पौधों ने अपने भोजन बना लिया C6H12O6 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन क्या हुआ? हमें दे दिया। अब होता ये कैसे है कि जो ये एनर्जी सनलाइट से मिली है ना, जो सनलाइट के थ्रू हमें जो एनर्जी मिली वो एनर्जी क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हुई, और उसी एनर्जी के माध्यम से ही ये जो जल के अणु दो पार्ट में टूट गए, वो एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ठीक है ना? और यही ऑक्सीजन कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया तो हम कहेंगे कि ये कैसे जल टूटा? तो इसे कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब कि जल का विच्छेदन या जल का क्या बोलेंगे? अपघटन। ठीक है ना? जल का अपघटन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस हुआ कि जल का दो भागों में टूटना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में जाना, क्या कहलाता है? यही कहलाता है प्रकाश की अपक्रिया। यही क्या कहलाता है? प्रकाश की अपक्रिया। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर। ये जो CO2 है ना, अब ये जो हाइड्रोजन है हमारा, जो जल से विच्छेदित हुआ था, मतलब कि अलग हुआ था, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डार्क रिएक्शन है ना? इसे हम कहेंगे अप्रकाश की अपक्रिया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। फिर मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब यहीं पे प्रकाश की अपक्रिया के बारे में बात की गई है कि देखो कि इसे हिल अपक्रिया कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, कौन? हिल नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम रखा गया हिल अपक्रिया। यह क्रिया होती कहाँ है? हरित लवक के थाइलाकॉइड में होते हैं। तो मैंने कहा जो प्लांट सेल होते हैं, है ना, जो पादप कोशिका होती हैं, है ना, उसके अंदर क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या है होता है बेटा? हरित लवक होता है। ठीक, इस हरित लवक का जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या जूम करें तो हमारा हरित लवक ऐसे होगा। क्या? ऐसे। तो इसकी दो लेयर होती हैं, एक तो इनर, एक आउटर, है ना। तो ये क्या होगी? इनर लेयर हो जाएगी। ठीक है ना? और ये हमारी क्या होगी? ये आउटर लेयर हो जाएगी। बात ठीक है? क्लियर है ना? अब मैं ये कहूँगा कि इसी में क्या होता है कि ऐसे सिक्के नुमा रखे रहते हैं। तो ये क्या होता है? थाइलाकॉइड होता है। इसे हम क्या कहता है? थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन इसके जो बंच होते हैं, इसके जो बंचेज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसके जो बंचेज होते हैं इसको हम ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए, ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या?
तो हम कहेंगे कि प्रकाशिकीय अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह हरित लवक के थाइलाकॉइड में संपन्न होती है। यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसी कारण इसे प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि दिन में और प्रकाश में होती है। बात ठीक है ना। अगर यहीं पे बात करें अभी हम आपसे कि अप्रकाशिकीय अभिक्रिया के बारे में, तो यह क्रिया के लिए, इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था कि दिन में तो होती है लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्रिया हरित लवक की पीटिका या स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी यहाँ पे कि जो हमारा ये हरित लवक है, ठीक है ना, तो इसमें जो ये खाली पार्ट बचा होता है, ये जो खाली पार्ट बचा होता है ये, अच्छा यही जो प्रोसेस है ना, ये क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन कहलाता है। और जो खाली जगह है ना, ये सब इसी कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है बेटा, स्ट्रोमा या पीटिका कहा जाता है। क्या कहता है, पीटिका कहा जाता है। तो मैं कहता हूं कि जो अप्रकाशिकीय अभिक्रिया है, अप्रकाशिकीय जो अभिक्रिया है ना बेटा, वो कहाँ होती है, वो हरित लवक के जो खाली स्थान होता है उसे स्ट्रोमा में होती है। ठीक है ना। हरित लवक के अंदर क्या होता है, एक खाली स्थान होता है, इसे स्ट्रोमा या पीटिका बोलते हैं। तो कह रहा है कि यह क्रिया हरित लवक के, यह क्रिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका, हाँ, ये क्रिया हरित लवक की पीटिका या स्ट्रोमा में होती है। क्लियर है। इसे केल्विन चक्र का है। जैसे उसको क्या कहता है, हिल अभिक्रिया कहा जाता है। इसे केल्विन चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको किसने दिया उसको, एक हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इसको किसने बताया, जो डार्क रिएक्शन है, एक केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इसलिए कहा गया इसे केल्विन चक्र। आगे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे आपसे और कि पौधे सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, जो सनलाइट लेते हैं उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है। सक्रिय जो क्लोरोफिल है, जिसे पर्णहरित बोलते हैं, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर वो क्या करते हैं, जल के अणुओं को विच्छेदित करते हैं। यही बात तो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। कहाँ पे, ये देखो, मैंने क्या कहा था कि ये जो क्लोरोफिल है ना, इसने एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया, उसी एनर्जी से क्या हुआ, जल दो भागों में टूट गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि सक्रिय क्लोरोफिल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं का विच्छेदन करते हैं। ठीक है। जिससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर है। तो एक प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पर्णहरित का कार्य नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि जल के अणुओं का विच्छेदन करता है ना। यस, करता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। इसी पर्णहरित को ही हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे। ठीक है ना, क्लोरोफिल। तो जल के अणुओं का विच्छेदन करता है। फोटॉन का अवशोषण, जो पैकेट ऑफ फोटॉन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, लाइट अर्थात प्रकाश कहा जाता है। ये करते ही है, अवशोषण करते हैं ना। शर्करा का ऑक्सीकरण नहीं होता, यही तो गलत है। इसका मतलब कौन सा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन यस करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। मतलब ये सही है, ये कार्य नहीं करता, शर्करा का ऑक्सीकरण नहीं करता है। कौन, पर्णहरित। बात ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि जो अभी तक तो मैंने क्या पढ़ा था बेटा कि पौधे क्या होते हैं, प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं ना। लेकिन यहीं पे हम बात करें कि जो पौधे हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हेटरोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं अर्थात परपोषी। ऐसे पौधे होते हैं जो किसी अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो कह रहा है कि वह पौधा जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे परपोषी, पर मतलब किसी दूसरे से अपना पोषण करना, अर्थात किसी दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। एक इसमें क्या होगा, एक तो होगा पैरासिटिक मतलब कि परजीवी पौधे। दूसरा होगा कीटभक्षी और मांसाहारी, इंसेक्टिवोरस जिसे बोलते हैं, और पैरासिटिक। ठीक है ना। तो दो प्रकार के परजीवी और कीटभक्षी या मांसाहारी। मतलब ऐसे पौधे, एक परजीवी ऐसे पौधे होते हैं, पर मतलब दूसरे, मतलब कि वह दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं पूरी तरह से। कहने का मतलब यह है कि इसी में हम बात करेंगे, अगर बेटा परजीवी पौधों की बात करेंगे तो हमारे जो अमरबेल, कैसकटा जिसे कहते हैं, विस्कम एल्बम, मिस्टलटो, रेफ्लेशिया या चंदन बोलते हैं। ठीक है, 4 नाम हैं। अब इनके बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। तो हम ये कहेंगे कि अमरबेल जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक पेड़ है,
तो पेड़ के तने में पूरी तरह लिपटा होता है, पूरी तरह से लिपटा होता है। अगर पेड़ सूख जाएगा तो ये भी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन बना नहीं पाता है। तो क्योंकि ये परजीवी पौधा है ना, तो इसी तनों से ही क्या कर रहा है, ये अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना। तो वही हाल है कि जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। तो आप याद रखिए कि परजीवी वो होते हैं, पर मतलब पराया, पर मीन्स पराया। ठीक है ना। तो ये जो होता है पूर्ण, क्या होता है बेटा? पूर्ण तना परजीवी होता है, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है ना। विस्कम एल्बम मिस्टल्टो, ये क्या होगा? आप यहां पे देखिए कि ये क्या है, एक तना है, इस तने पे ये क्या है, पेड़ की पत्तियां हैं। ठीक है ना। ये पेड़ जमा हुआ है, तो यहां से क्या कहता है, अपना भोजन बनाता तो है ये मिस्टल्टो या विस्कम एल्बम, लेकिन क्या है कि ये अपना भोजन पूर्णतः नहीं बना पाता, तो इस तने से भी बनाता है। तो कहने का मतलब है कि ये आंशिक तना परजीवी होता है। क्या होता बेटा? आंशिक, ध्यान दीजिएगा, आंशिक तना परजीवी होता है। भाई ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। रेफ्लेशिया की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। पहली बात, इसकी 1 मीटर क्या होती है, डायमीटर होती 10 किलोग्राम का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया अर्नाल्डी। ठीक है ना। तो इसके आसपास पौधे होते हैं, उन्हीं आसपास के पौधों से क्या करता है, अपने भोजन प्राप्त करता है, उन्हीं जड़ों के माध्यम से। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है ना। एक पौधा क्या है, सैंडलम चंदन, आप देख रहे हैं ये चंदन है। ठीक है। इसमें क्या है कि ये भी पौधे के आसपास पेड़ होने चाहिए, उन्हीं से अपने भोजन प्राप्त करता है, लेकिन क्या कुछ बना लेता है जिसे हम कहेंगे आंशिक जड़ परजीवी। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कीटबच्छी या मांसाहारी पौधे की बात करें हम, तो आप देखिए नेफेंथिस, जिसे हम बोलते हैं पिचा प्लांट या घटमाड़ी, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इन्हीं नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये वाला क्या है, नेफेंथिस पिचा प्लांट या घटमाड़ी, ये वाला एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, इसका मुंह खुला होता है, तो इसमें जब कोई कीट आया था तो ये बंद हो जाता है और इसको खा जाता है। खाने का इसका मकसद होता है इसमें नाइट्रोजन की जो कमी उसकी पूर्ति करता है। ठीक है ना। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही? तो यूटिकुलोरिया ब्लैडर वर्ट होता है, तो ये पौधा क्या है, यूटिकुलोरिया, ये भी क्या है, कीटों को खाता है। ड्रोसेरा और संड्यूज है, ये देखिए ड्रोसेरा और संड्यूज है, यहाँ भी कीट आते हैं, उनको खा जाता है। तीसरा है डायोनिया या वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं। देखिए जैसे महिलाओं की क्या होती है, क्लेचर होती है, उस क्लेचर टाइप के ऐसे इसमें निकले होते हैं दांत, कांटेदार होते हैं। इसमें अगर कोई कीट आ जाता है तो फंस जाता है, इसको खा लेता है। खाने का मकसद क्या है, सिर्फ वही कि ये क्या करेगा, अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को करेगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके लिए हमेशा काम करेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।